मैं जिस तवाइफ खाने में जाता वहां की तवाइफ घूंघट तोड़कर गाना गाती थी और मुझे उसकी आवाज से इश्क था। पर अम्मा न मानी। जब एक रोज मालूम हुआ कि अब वो तवाइफ गाना नहीं गाएगी, उसका इंतकाल हो गया। अम्मा ने मेरी शादी एक गूंगी लड़की से करवा दी जो बहुत हसीन थी। लेकिन शादी की रात जैसे ही कमरे में कदम रखा, मैं पत्थर का हो गया, क्योंकि अंदर शादी सबसे खूबसूरत और हसीन जज्बा है, मगर सिर्फ उसी सूरत में जब दिल मिलते हों। जब दिल ही ना मान रहा हो तो ऐसी शादी अरमानों का कत्ल होती है। मैं हरगिज भी अपनी शादी पर तैयार नहीं था। कम से कम 3-4 साल तक मैं शादी नहीं करना चाहता था, मगर मेरी माँ के आगे मेरी एक न चली। मुझे अपनी कसम देकर शादी के लिए राजी कर लिया। मैंने कहा, ठीक है अम्मा, जिससे चाहो शादी करवा दो, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी माँ ने एक बहुत ही हसीन और जमील लड़की को मेरे लिए पसंद कर लिया। मुझे कहने लगी कि शादी से पहले अगर एक बार इससे मिलना चाहो तो मिल लो, मगर मैंने साफ मना कर दिया। मगर मैं लड़की को देखकर चौंका जरूर था। ये लड़की जाने कौन थी, किस खानदान से थी, मगर पिछले कुछ महीनों से उसके अम्मा के साथ मेलजोल बहुत बढ़ गया था। मैं अपने आप में मगन रहता था, इसीलिए मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मेरे घर में क्या हो रहा है, अम्मा से मिलने कौन आता है या वो लड़की कौन है और क्यों आती है। मैंने ये सब सोचने की कभी जहमत नहीं की थी। और जब मैं शादी के लिए मान गया तो अम्मा ने कहा, मैंने इसी लड़की से तेरी शादी तय कर दी है। इसका नाम फरजीन है। मुझे बहुत पसंद है ये लड़की। अगरचे इस लड़की की हरकतें मुझे बहुत मशकूक लगती थीं, मगर अम्मा की खातिर मैंने हाँ कर दी कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, अम्मा को पसंद है तो वही जाने। अम्मा ने मेरी मंगनी कर दी। मैंने फिर भी कोई एतराज नहीं किया, मगर मंगनी की रात मुझ पर ऐसा इंकशाफ हुआ कि मैं दंग रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अम्मा मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं पानी पीने के लिए रात को उठा तो अम्मा और अब्बा के कमरे से आती आवाजों में अपना नाम सुनकर रुक गया। अम्मा अब्बा से कह रहे थे, तुमने अपने बेटे के साथ बड़ा जुल्म किया बेगम। एक गूंगी लड़की से उसका रिश्ता तय कर दिया। इसे जब पता चलेगा तो वो कितना दुखी होगा। मैं बाहर खड़ा अपनी जगह पर हैरानी के मारे जैसे जम गया। अम्मा ने मेरी शादी एक गूंगी लड़की से कर दी है, मगर क्यों? मैंने कान लगाकर सुना तो अम्मा कह रही थी, हाँ, एक गूंगी लड़की को अपनी बहू बना रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा बेटा उसे दिल से कभी कबूल ही ना कर पाए। इसमें ऐब होगा तो चाहे वो कितनी भी हसीन क्यों ना हो, अपने शौहर के दिल में जगह नहीं बना पाएगी। ना वो शौहर को कुछ बता पाएगी और ना ही मेरे सामने जबान चला पाएगी। बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है, कोई और लड़की आ गई तो वो मेरे बेटे को लेकर अलग हो जाएगी, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काएगी। इसलिए इसके और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। मैं दुखी दिल से मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में आ गया। मैं जानता था कि मेरी माँ ये सब क्यों कर रही है, क्यों एक गूंगी लड़की उसने अपनी बहू के रूप में कबूल की। शायद आपको भी मेरी कहानी सुनकर हैरानी हो रही होगी कि एक माँ भला ऐसा कैसे कर सकती है। माएँ तो बेटों के लिए चांद से दुल्हन ढूंढने के लिए जूतियां घसा लेती हैं और तब कहीं जाकर उनको अपने बेटे के लिए लड़की पसंद आती है। मगर ऐसा क्या हुआ था कि मेरी माँ ने अपने खूबसूरत और जवान बेटे के लिए एक गूंगी लड़की का इंतखाब किया। तो आपकी उलझन दूर किए देता हूँ और अपनी कहानी सुनाता हूँ, ताकि आपको भी पता चल जाए कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया। कहते हैं इश्क ना पूछे जात, बिल्कुल सही कहते हैं। जब इश्क हो जाए ना तो जात पात रंग नस्ल और ज़ाहिरी खूबसूरती कुछ असर नहीं रखती। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं जो मोहब्बत के नाम से दूर भागा करता था, इश्क के चक्कर में ऐसा उलझा कि मट्टी मट्टी हो गया। मेरा नाम फरहान अहमद है और ये मेरी मोहब्बत की दास्तान है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरा बचपन भी हर बच्चे की तरह वालिदैन से खूब प्यार समेटते हुए गुजरा। अगरचा हवेली में मेरे अलावा भी बच्चे थे, ताया के और चचा के, मगर जो प्यार और लाड मेरे हिस्से में आया वो बाकियों के हिस्से में ना आ सका, क्योंकि मेरे दादा का ज्यादा झुकाव मेरे बाप की तरफ था।
मेरे ताया और चचा तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर अब्बा ने दादा की ख्वाहिश को सामने रखते हुए बहुत पढ़ाई की और जल्द ही एक आला मुकाम पा लिया। यही वजह थी कि दादा को अब्बा और उनकी औलाद से ज्यादा प्यार था। मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे ही मेरी तबीयत में जिद और हठधर्मी बढ़ती जा रही थी। घर भर के लाड और प्यार में मुझे बगाड़ कर रख दिया था। दादा किसी को मुझे कुछ कहने भी ना देते, कहते ये मेरा शेर पोता है, इसे कोई कुछ ना कहे, जो मांगता है इसे दिया करो। मेरे ताया और चचा के लड़के इस बात से बहुत जलते थे कि दादा उनको क्यों वैसी इज्जत और प्यार नहीं देते जो मेरे हिस्से में आता है। उन्होंने तो पढ़ाई छोड़ दी थी और अब शायद चाहते थे कि मैं भी छोड़ दूं। इस वजह से मेरे कजन अक्सर मुझे उल्टे सीधे कामों का मशवरा देते। कभी कहते कि सिगरेट पिया करो, तो कभी मुझे कोठे पर ले जाने के लिए इसरार करते, मगर मैं हर बार मना कर देता। मेरे दोस्त और कजन अक्सर कोठे पर जाते रहते थे, मगर कभी अंदर तो क्या इनके साथ भी नहीं गया। एक बार सब दोस्तों और कजनों ने मुझे घेर लिया कि आज तो तुम्हें हमारे साथ कोठे पर जाना पड़ेगा। मैंने बहुत मना किया, मगर वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गए। वहां अंदर जाने की बजाय मैं बाहर गाड़ी में ही रुक गया और सबके इसरार के बावजूद अंदर जाने की हामी न भरी। वो सब सीढ़ियां चढ़कर अंदर चले गए और मैं बाहर गाड़ी के बोनट पर बैठकर वक्त गुजारी के लिए इधर उधर देखने लगा। कुछ ही देर बाद ऐसा लगा जैसे हर तरफ सन्नाटा छा गया है, मंजर थम गया है। एक बेइंतहा खूबसूरत और सरीली आवाज मेरे कानों से टकराई और मैं सुन रह गया। कोई लड़की गाना गा रही थी। मैंने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि आवाज किस तरफ से आ रही है, तो मालूम हुआ कि इसी कोठे पर से जिधर मेरे दोस्त और कजन गए थे, वहीं पर कोई लड़की गा रही थी। मैंने बेख्तियार अपने कदम इस राह पर डाल दिए जहां ना जाने का मैंने तहैया कर रखा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने बस में नहीं हूँ। इस आवाज में जैसे कोई जादू था जिसकी सिम्मत में खींचा चला जा रहा था। एक ट्रांस की सी कैफियत में ऊपर चलाया जहां इस वक्त महफल सजी हुई थी। सब तमाशबीन की तार बनाए बैठे हुए थे और एक लड़की जो तवाइफ थी वस्त में बैठी गाना गा रही थी। मैंने आगे को होकर इसका चेहरा देखना चाहा, मगर मायूसी हुई। इस तवाइफ ने चेहरे पर घूंघट ओढ़ रखा था। वो बैठी गाना गा रही थी और सभी मेरी तरह साकत हुए उसे सुन रहे थे। जब उसने गाना खत्म किया तो जैसे उसका सहर खत्म हुआ और सब होश में चले आए। मुझे वहां देखकर मेरे सभी दोस्त दंग रह गए। कहने लगे, तुम यहाँ कैसे? मैंने उनका सवाल नजरअंदाज करके पूछा, ये बताओ ये गाना गाने वाली कौन थी? मेरा कजन शहबाज कहने लगा, लगता है कोई नई तवाइफ कोठे पर आई है, आज से पहले इसकी आवाज नहीं सुनी। मैंने बेचैन होकर कहा, मुझे इसके बारे में मालूम करके दो, इसकी शक्ल देखनी है मुझे। मेरी बेताबी देखकर वो सब हैरान रह गए थे, क्योंकि मैं लड़कियों के मामले में बहुत खड़ूस मशहूर था। मैंने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था और आज एक लड़की की आवाज ने जैसे मुझे पागल कर दिया था। इस तवाइफ के बारे में सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि वो नई आई है और बहुत अच्छी गुलकारा है। अगले दिन मैं अपने दोस्तों को बिना बताए फिर से इसी कोठे पर चला गया, सिर्फ इस लड़की की आवाज सुनने। कल की तरह आज भी उसने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मुझे उसकी आवाज से प्यार हो गया है। मेरे वहां रोज जाने की खबर मेरे घर वालों पर क़यामत बनकर टूटी थी। पहले पहल तो किसी को यकीन ना आया कि मैं किसी तवाइफ के चक्कर में पड़ गया हूँ। अम्मा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और अब्बा ने घर से निकल जाने की धमकी दे दी। दादा मेरी वजह से अस्पताल पहुंच गए, मगर मैं खुद को वहां जाने से रोक ना सका। इस लड़की की आवाज में जाने क्या था कि मैं खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाता था। मैं जब भी वहां जाता इसके आगे पैसों के ढेर लगाए जाते। मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो वो अपना घूंघट उठाएगी। मुझे बहुत बेचैनी होती और तजस्सुस भी कि आखिर खुद को छुपाने का क्या मकसद है। इसने अपना चेहरा आखिर किस मकसद के लिए छुपाया हुआ है। इसकी शक्ल देखने की चाह में एक दिन मैं इसके पीछे पीछे कमरे तक चला आया। मेरी मौजूदगी महसूस करके वो कहने लगी, साहब मैं जानती हूँ कि आप मेरा चेहरा देखने के तजस्सुस में हैं, मगर मैं अपना चेहरा उसी को दिखाऊंगी जो मुझसे शादी करेगा। क्या आप मुझसे शादी करेंगे?
اس کی بات سنکر میں نے بے اختیار کہا، ہاں میں کروں گا تم سے شادی۔ گھر جاتے ہی میں نے اپنی اماں کو کہا کہ میری شادی اس طوائف سے کروا دو، مگر اماں نے سنتے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ کہنے لگی، میرے جیتے جی تو یہ ممکن نہ ہوگا، اس طوائف کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، میں تمہاری شادی اس سے ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی ماں باپ کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ میں نے احتجاج کے طور پر کمرے سے نکلنا بند کر دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، مگر میری ماں کا سخت دل نرم نہ ہوا۔ تبھی میرے دادا کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے دادا جی سے بہت پیار تھا، ان کا یوں اچانک چلے جانا میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا جس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں تھا۔ میں ایک ہفتے تک سنبھل ہی نہ پایا۔ خود کو سنبھالنے کی خاطر میں پھر سے کوٹھے پر جانے لگا۔ اس طوائف زادی جس کے نام تک سے آگاہ نہیں تھا، عشق میں بری طرح مبتلا ہو گیا۔ جب تک اس کی آواز نہ سن لیتا میری صبح نہ ہوتی تھی۔ اماں سے روز میری لڑائی ہوتی تھی، وہ مجھے وہاں جانے سے منع کرتی تھی اور میں وہاں جانے سے خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ دوسری طرف وہ بھی میرے پیار میں ہار گئی تھی، کہتی تھی تم سے شادی ہوگی تبھی تمہیں اپنا چہرہ دکھاؤں گی، ورنہ یوں ہی مر جاؤں گی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ سارے خاندان میں مشہور ہو گیا تھا کہ میں ایک طوائف زادی کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہوں۔ ایک دن میں کوٹھے پر گیا تو وہ وہاں نظر نہ آئی۔ بائی سے پتا چلا کہ وہ بیمار ہے، اس لیے آج گانا نہیں گائے گی۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ ایک ہفتہ ہو گیا مگر میں نے اس کی آواز تک نہ سنی۔ وہ بہت شدید بیمار ہو گئی تھی، اس کو گلے کا کینسر ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میری جان ہی نکل گئی تھی کہ اس کے پاس اب اتنا وقت نہیں۔ میری محبت میری آنکھوں کے سامنے دور جا رہی تھی اور میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر پایا۔ اس خیال نے مجھے بھی بہت پریشان کر دیا تھا اور میں بھی بستر سے لگ گیا۔ اماں یوں دیکھ دیکھ کر روتی تھی۔ پھر 3 دن بعد اماں نے ہار مان لی، کہنے لگی تم جیتے میں ہاری، جس سے شادی کرنا چاہو کر لو، میں راضی ہوں۔ اماں ایک دم کیسے بدل گئیں، وہ راضی کیسے ہو گئیں، میں حیران ہوا تھا، مگر یہ وقت حیران ہونے کا نہیں تھا۔ میں نے پچھلے 4 دن سے اس کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے یہ خوشخبری سنانے کے واسطے بھاگا بھاگا کوٹھے پر گیا، مگر جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری جان نکال دی تھی۔ وہاں پر کوئی جنازہ رکھا ہوا تھا اور سب خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر وہاں کی بائی میرے پاس آ کر رونے لگی اور کہنے لگی بابو تم لیٹ ہو گئے، وہ چلی گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی، وہ مر گئی ہے۔ یہ سن کر میرے سر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ مجھ سے وہاں رکا نہ گیا اور میں اپنی محبت کو دل میں دفنائے ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا۔ اس کے مرنے کی خبر سن کر میری ماں نے کوئی تاثر نہیں دیا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کتنی خوش ہو رہی ہوں گی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا اور میں آہستہ آہستہ نارمل لائف کی طرف آنے لگا، اور اماں نے میری ٹھیک ہوتے ہی میری شادی کے منصوبے بنانے شروع کر دیے تھے۔ تبھی وہ لڑکی فرزین جو گونگی تھی جانے کہاں سے ہماری زندگیوں میں چلی آئی۔ وہ بے پناہ حسین تھی، مگر مجھے اس کے حسن سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اپنے حصے کی محبت کر چکا تھا، اس لیے میں نے کبھی اس کو اس دھیان سے نہیں دیکھا۔ 2-3 مہینے گزر گئے اور وہ لڑکی اسی طرح میری ماں سے ملتی ملاتی رہی، جیسے ان دونوں کی بڑی گہری دوستی ہو، اور وہ بھی بہت پرانی۔ کبھی کبھی جانے کیوں اس لڑکی کو لے کر میرے دل میں عجیب سے خیالات آتے تھے کہ وہ ویسی نہیں ہے جیسی دکھتی ہے، مگر اماں نے میری شادی اسی سے طے کر دی۔ میں تو منگنی کی رات ہی جان گیا تھا کہ لڑکی گونگی ہے، مگر میں جان بوجھ کر خاموش رہا اور اماں پر ظاہر نہ کیا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں۔ خیر میں نے یہی سوچا تھا کہ اب کسی اور لڑکی کی خوبصورتی کیا میرے دل پر اثر کرے گی۔ اماں بینا یہ جانتی ہوتی کہ میں اپنی پہلی محبت کو نہیں بھول سکتا تو ان کو اس قدر مشقت سے ساری پلاننگ نہ کرنی پڑتی۔ خیر شادی ہو گئی، اور شادی کی رات جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو میں پتھر کا ہو گیا۔ کمرے سے تو کسی کے گانے کی آواز آ رہی تھی، کوئی لڑکی گانا گا رہی تھی، مگر آواز سن کر ہی تو میں چونکا تھا۔ وہ تو اسی کی آواز تھی، میری محبوبہ کی، میری محبت کی، اس طوائف زادی کی، مگر یہاں میرے کمرے میں اس کی آواز کہاں سے آ گئی؟ میں اندر گیا تو دیکھا کہ ایک طرف ایک موبائل رکھا ہوا ہے جس پر گانا لگا ہوا تھا،
और वो खुद बेड पर बैठी बड़े मगन अंदाज में सुन रही थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर गुस्से से मोबाइल बंद किया। वो मुझे यूं गुस्से में देखकर बहुत डर गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने उससे कहा, देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि मेरी शादी में कोई रजामंदी नहीं शामिल। मैं तुम्हें कभी दिल से बीवी नहीं मान सकता। मैं किसी और से मोहब्बत करता था, इसीलिए अब कभी तुमसे मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगा था कि मेरी बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाएगी या रोएगी, मगर मुझे हैरत का झटका लगा जब वो मेरी बात सुनकर मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। मैंने हैरानी से पूछा, हंस क्यों रही हो? क्या मैंने कोई लतीफा सुना दिया है? मगर वो क्या जवाब देती, वो तो गूंगी थी, बस हंसने लगी। फिर मुझे इशारे से कहा कि अपना मोबाइल देखो। मैंने हैरान होकर अपना मोबाइल ऑन किया तो 1-2 मैसेजेस आए हुए थे जो इसने किए थे। उसने लिखा था कि मैं बोल नहीं सकती मगर आपसे बात तो कर ही सकती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लोग बोल नहीं सकते वो सुन भी नहीं सकते, मगर यहाँ तो अजीब मामला था। वो सुन तो सकती थी मगर बोल नहीं सकती थी, और यही बात मुझे शक में डाल रही थी। मैंने मैसेज करते हुए पूछा, तुम हंस क्यों रही थी? वो हंसते हुए मैसेज टाइप करने लगी। मैंने उसका मैसेज पढ़ा तो लिखा हुआ था, आपने कहा कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। इस बात पर हंसी थी क्योंकि आपकी अम्मी ने मुझे ये सब पहले से ही बता दिया था और मुझे कोई मसला नहीं। आप चाहें तो 10 और मोहब्बतें कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं उसकी तरफ देखकर उलझ कर रह गया। शक्ल से वो पढ़ी लिखी लग रही थी। एक अजीब सा एहसास हो रहा था। इसकी कुर्बत मुझे बार बार किसी की याद दिला रही थी। मैं फौरन से बाहर आ गया। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि ये लड़की गड़बड़ है। इसे देखकर मुझे अजीब से ख्यालात आते थे। मुझे तो इसकी बैकग्राउंड की भी कोई खैर खबर नहीं थी। वो कौन थी और कहां से आई थी? मैं बाहर लॉन में टहलने लगा और सोचने लगा कि ये लड़की असल में कहां से ताल्लुक रखती है। मुझे मालूम करना होगा। मेरे ताया और चचा और उनके खानदान वालों को कुछ भरोसा नहीं था कि उन्होंने ही इस लड़की को भेजा हो। मुझे अभी बाहर बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अम्मा मेरे पास चली आईं। मुझे बाहर बैठे देखकर वो बहुत खुश हुई, मगर जाहिर न किया कि वो खुश हुई हैं। उल्टा कहने लगी, मेरा बेटा शादी की पहली रात यूं बाहर क्यों बैठा हुआ है? मैं जानता था कि अम्मा क्या सुनना चाहती हैं, इसलिए मैंने वही कहा। मैंने कहा, अम्मा वो लड़की गूंगी है, इसलिए मेरा मूड खराब हो गया और मैं बाहर आ गया। अम्मा ने अपनी अंदरूनी खुशी छुपाते हुए मुझे समझाना शुरू किया और कहने लगी, बेटा अब वो तेरी बीवी है, इसके हकूक पूरे करना तेरा फर्ज है। चल जा, अपने कमरे में जाकर सो जा। मैंने कहा, अम्मा पहले ये बताओ कि इसके माँ बाप कौन हैं? ये कहाँ से आई? आपको कहाँ से मिली? शादी के लिए कैसे मानी? और इसके रिश्तेदार कहाँ थे शादी पर? अम्मा कहने लगी, बेटा इस पर शक क्यों कर रहे हो? बिन माँ बाप की यतीम और बेआसरा बच्ची है, कोई आगे ही नहीं ना पीछे। जहाँ मैं सैर के लिए जाती थी ना, वहीं ये भी रोज आती थी और यूं मेरी इससे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई और मैंने इसे बहू बनाने के बारे में सोच लिया। बस बात नहीं कर सकती, वरना अच्छी खासी है, खूबसूरत है। चलो अब जाओ तुम कमरे में। मैं अपने कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसे देखकर चौंकिया। मेरी बीवी बड़े मजे से सो रही थी, ऐसे जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। मैं भी बेड के दूसरे किनारे लेटने ही लगा था कि अचानक इसके फोन पर बेल बजी। मैंने उसके उठने से पहले फौरन उसका मोबाइल देखा तो अम्मा के नंबर से एक मैसेज आया था जिसमें शादी की मुबारकबाद दी गई थी। मैं चौंक गया। अम्मा ने तो कहा था कि इसके माँ बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं, तो फिर ये कौन है जिसका नंबर इसने अम्मा के नाम से सेव किया हुआ है? मैं परेशान हो गया कि ये क्या चक्कर है। क्या मेरा शक ठीक था इस लड़की के बारे में? मैं यही सोचते हुए सो गया कि क्या सच है और क्या झूठ। सुबह उठा तो वो मेरे उठने से पहले ही उठ गई थी और कमरे में नहीं थी। मैं बालकोनी में आया तो वो वही थी और ऐसा लगा जैसे उसने फोन कान से लगाया हो। क्या वो किसी से फोन पर बात कर रही थी? मगर कैसे? वो तो गूंगी थी, वो भला कैसे बात कर सकती थी? मुझे देखकर इशारे से बताने लगी कि वो कुछ सुन रही थी। मैं उलझन से उसको देखकर पलट गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस लड़की ने आखिर मुझसे ही क्यों शादी की थी। अम्मा ने तो अपने मकसद के लिए इसे बहू बनाया था, मगर वो किस लिए इस घर में आई थी, वो भी सूरत में जब उसे मालूम भी था कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। कुछ तो था जो मेरी नजरों से ओझल था। मैंने चुप करके इस पर नजर रखनी शुरू कर दी।
इसका रवैया अब अम्मा के साथ पहले जैसा नहीं था। वो अब उनसे कुछ खिंची खिंची रहने लगी थी। अम्मा ने तो एक दिन मुझे कह ही दिया कि तुम्हारी बीवी तो मुझे बुलाती नहीं, तुम्हारे काम पर जाने के बाद सारा दिन फोन पर लगी रहती है। मेरे पास बैठना तो दूर की बात, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। मैं उससे क्या लड़ाई करता, वो बेचारी तो गूंगी थी। मैं कमरे में आया तो वो वाकई फोन पर लगी हुई थी। मैंने उसे इशारे से पानी लाने को कहा तो वो अपना मोबाइल वहीं छोड़कर मेरे लिए पानी लाने चली गई। मैंने जल्दी से उसका मोबाइल देखा तो गैलरी खुली हुई थी और जो तस्वीर वो देख रही थी इस पर नजर पड़ते ही मैं उछल कर रह गया। वो मेरी तस्वीर थी जो काफी अरसे पहले की थी। मैंने जल्दी से आगे पीछे कर कर देखा तो गैलरी में सिर्फ मेरी ही तस्वीरें थीं जो मुख्तलिफ औकात की थी। दरवाजे पर खटका हुआ तो मैंने जल्दी से उसका मोबाइल रख दिया। मुझे पानी देखकर वो अपने मोबाइल के साथ दोबारा मसरूफ हो गई। ये सब क्या था? इसके पास मेरी इतनी सारी तस्वीरें कहां से आईं? क्या वो मुझे शादी से पहले भी जानती थी? इंसान इसी शख्स की तस्वीरें रखता है और संभालता है जिससे वो चाहता हो या पसंद करता हो। तो इसके पास मेरी तस्वीरें होने का मतलब तो यही था ना कि वो मुझे बहुत पहले से जानती थी। मैंने इसके नंबर पर मैसेज करते हुए लिखा, तुम्हें मेरी अम्मी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था, फिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? मैं बगौर इसके तासुरात का मुशाहिदा कर रहा था। वो ये सवाल पढ़कर कुछ देर को घबरा गई, फिर जवाब लिखने लगी। उसने लिखा था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए सर छुपाने को उसे एक छत चाहिए थी, इसलिए उसने मुझसे शादी की। अगले दिन काम पर जाते हुए मैं अम्मा को कह गया कि अपनी बहू पर नजर रखना और अगर वो घर से कहीं बाहर जाने लगे तो उसे रोकना मत। दरअसल मैं चाहता था कि इसका पीछा करके मालूम करूं कि वो कहां जाएगी। मुझे अंदाजा था कि वो आज जरूर घर से निकलेगी क्योंकि मैंने उसे कल मैसेज करते हुए देख लिया था। मेरा शक ठीक निकला। 10 बजे के करीब वो घर से बाहर निकली और एक जाने पहचाने रास्ते पर चलने लगी। बहरहाल मैं इसका पीछा करते हुए ये सोच रहा था कि ये इस तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या काम है। 15 से 20 मिनट के बाद वो इसी कोठे के सामने खड़ी थी जहां पर मैं इस्तवाइफ शादी का गाना सुनने जाया करता था। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गई, मैं भी उसके पीछे पीछे ऊपर की तरफ चला गया। मुझे ये बात चैन नहीं लेने दे रही थी कि वो आखिर यहाँ क्या करने आई है। इसका तो कोई काम भी नहीं बनता यहाँ आने का। उसे तो मेरी पहली मोहब्बत के बारे में तफसील से इल्म भी नहीं था कि वो इसके बारे में मजीद जानने के लिए यहाँ आ जाती। आखिर इसके यहाँ आने का मकसद क्या था? अभी हम ऊपर पहुंचे ही थे कि सामने ही ताराबाई खड़ी थी, जिसने मेरी बीवी को देखते ही आगे बढ़कर गले लगा लिया और कहने लगी, अरे लड़कियों, सब कुछ छोड़कर कुछ तैयारी श्यारी करो, मेरी फर्जीन शादी के बाद पहली बार आई है, इसकी खातर तवाज़ो के लिए पकवान बनाओ। मेरे सर पर आसमान तो तब टूटा जब मैंने अपनी बीवी की आवाज सुनी। वो कहने लगी, अम्मा तुम सब बातें छोड़ो, सिर्फ मेरे पास बैठो और मुझसे बातें करो। वो गूंगी नहीं थी, बोल सकती थी। ये इंकशाफ जानलेवा था कि उसने इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन एक मिनट, मैं कुछ सोचते हुए रुक गया। इसकी आवाज, ये आवाज मैं कैसे भूल सकता था जिसके पीछे मैं आशिक और दीवाना बन गया था। मैं इस आवाज को 100 साल बाद भी सुनता तो पहचान लेता। वो दोनों अंदर जाने के लिए मुड़ी तो नजरें मुझ पर पड़ी। मैं जो पत्थर का बुत बने खड़ा था, आगे बढ़ा और अपनी बीवी के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, तस्दीक की जरूरत तो नहीं क्योंकि मेरे कान धोखा नहीं खा सकते, मगर फिर भी पूछ रहा हूँ, तुम वही हो ना? वो गहरी सांस लेकर बोली, हाँ मैं वही तवाइफ साथी हूँ जो चेहरे पर घूंघट ओढ़कर गाना गाया करती थी और जिसकी आवाज के पीछे तुम मजनू हो गए थे। मैं वही हूँ जिससे तुमने बगैर देखे मोहब्बत की, और मैं वही हूँ जिसने तुमसे वादा किया था कि अपनी शक्ल तुम्हारे सिवा किसी मर्द को नहीं दिखाएगी। मैं बेचैन होकर आगे बढ़ा और पूछा, फिर ये बताओ कि तुमने अपनी मौत का ड्रामा क्यों किया, क्यों खुद को मुर्दा कहलवाया और अब किस तरह से मुझसे शादी कर ली? मुझे सब तफसील से बताओ। कहने लगी, मैं जब पैदा हुई तो मेरी माँ ने मुझे यहाँ से दूर भेज दिया कि मैं अपनी बेटी को तवाइफ नहीं बनने दूंगी। मैं भी अपनी माँ की तरह तवाइफ नहीं बनना चाहती थी, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैं अपनी जिस रिश्तेदार औरत के साथ रहती थी वो मर गई, तो मुझे अम्मा के पास इस कोठे पर आना पड़ा। यहाँ आकर देखा कि मेरी माँ के हालात बहुत बुरे हुए हैं, खाने को लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं भी इनकी मदद के लिए कुछ करती।
मैं तवाइफ नहीं बनना चाहती थी, इसने चेहरे पर घूंघट डालकर गाना शुरू कर दिया। तुम यहाँ आना शुरू हुए और मेरी आवाज पर मर मिटे। मेरी सूरत देखने की भी तमन्ना न की और तुम्हारी इस पाकीज़ा मोहब्बत ने मेरे दिल में भी घर कर लिया। फिर एक दिन तुम्हारी माँ यहाँ आई, मैं उसके सामने भी घूंघट में गई। वो चाहती थी कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं और तुम्हें यहाँ आने से मना कर दूं। जब मैंने इनकार किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो उन्होंने मुझे दौलत का लालच दिया कि जितनी चाहे रकम ले लो, मगर मेरे बेटे को यहाँ आने से रोक दो। मगर मैंने बार बार इनकार किया। फिर एक दिन वो आई। अगर तुमने मेरे बेटे को खुद से दूर नहीं किया तो मैं कसम खा कर कहती हूँ कि अपने बेटे को अपने हाथों से जहर खिला दूंगी, मगर तुम्हारा नहीं होने दूंगी। मैंने उनकी बात मान ली और अपनी मौत का नाटक किया, मगर मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि कुछ ऐसा करूंगी कि वो खुद अपने बेटे की शादी मुझसे करवाएंगी। इसलिए मैंने गूंगी लड़की बनने का ड्रामा किया और उनसे मेल मिलाप बढ़ाना शुरू कर दिया और मेरा प्लान कामयाब हुआ। मेरी तुमसे शादी हो गई। मैं तुम्हें हकीकत बता देती, मगर इस सूरत में तुम्हारा दिल अपनी माँ की तरफ से खराब होता, तुम उनसे नफरत करने लग जाती। इसलिए तुमसे भी हकीकत छुपाई। मैंने सोचा था कि कुछ अरसा गुजर जाए, फिर तुम्हें किसी न किसी तरह अपना सच बता दूंगी, लेकिन तुम्हारी माँ का राज नहीं बताऊंगी। मगर तुमने अब सब जान लिया है, तो प्लीज इनसे जाकर मत पूछना और उनको शर्मिंदा मत करना। तुम्हारी माँ है वो, उनका भी हक है तुम पर। सारी कहानी सुनकर मैं हकदक रह गया था। यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस हद तक चली जाएगी। अगर वो मना न करती तो मैं लाजमी अम्मा से पूछता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। हमने अम्मा को यही तासुर दिया कि उसका इलाज हो गया है, इसलिए वो बोलने लग गई है। अम्मा बस कभी कभार हैरानी से कहती, ऐसा लगता है जैसे मैंने ये आवाज पहले कहीं सुन रखी हो। मैं कहता हूँ आपने ये आवाज ख्वाबों में सुनी होगी, और हम दोनों हंसने लग जाते हैं।